नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। दोस्तों, आज टीचर्स अड्डा पे हम एक इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि आप सभी के एसएससी, टेट, सुपर टेट, वीडियो, लेखपाल, यूपीपीएससी से के द्वारा आयोजित लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर कवर किए जाएंगे। हम पहले डिटेल लेंगे, पूरी इंडियन पॉलिटी को एक नोट्स वाइज बनाते हुए फिर पढ़ेंगे और फिर उसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसी श्रृंखला में आइए शुरू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहली बात आती है कि हमारा संविधान क्या है। हमारे संविधान जानने से पहले हमें बहुत जरूरी होता है कि हम परिचित हो जाएं कि क्या होता है संविधान, क्या अर्थ होता है संविधान का। संविधान अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे ग्रीक भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ होता है समूह बनाना या समुच्चय बनाना। तो इसी के साथ तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है संविधान। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संगठित करना, समुच्चय बनाना या समूह बनाना। अब समूह बनाना, समुच्चय करना या संगठित करना, तो हम किसी ना किसी चीज को समुच्चय करते हैं, किसी ना किसी चीज को संगठित करते हैं या किसी चीज का समूह बनाते हैं। तो क्या है संविधान? सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जिस पर किसी देश की व्यवस्था को चलाया जाता है। सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जिस पर किसी देश को चलाया जाता है, यही होता है हमारा संविधान। आई होप आप सभी भली भांति समझ गए होंगे कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है समूह बनाना या समुच्चय बनाना। उसके बाद हम समझते हैं कि क्या होता है संविधान की परिभाषा। तो सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जिस पर किसी देश की व्यवस्था को चलाया जाता है। मतलब नियमों का एक ऐसा समूह बनाते हैं कि जिसके दायरे में रहकर ही हमें सभी कार्य करने होते हैं। देखिए, अब नियम से यह बात आती है तो एक बात यहां फिर उठती है कि आखिर नियम कौन बनाता है। तो हमारे देश में संसद है। कौन है? संसद है, जो कि नियम बनाती है। कौन नियम बनाता है? संसद। देखिए, हमारे देश में ऐसा कुछ सिस्टम है, संसद को पावर है कि वो नियम बनाए। ठीक है, ये हुई आपकी संसद। इसके पास पावर है नियम बनाने का, संसद। ठीक है, ये है संसद, इसको पावर है नियम बनाने का। फिर एक बात आती है कि क्या संसद पूरी तरह से फ्री है नियम बनाने के लिए? क्या संसद पूरी तरह से फ्री है नियम बनाने के लिए? नहीं, संसद बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इसको गवर्न करने के लिए हमारे यहां बना दी गई एक ठू न्यायपालिका। क्या बनाया गया? न्यायपालिका। ये थी आपकी संसद, जो अंदर है ये है संसद। अब इसको एक लिमिट या एक दायरे में रहकर काम करे, इसलिए हमने ये जो बाहर वाला गोला दिख रहा है ये बनाया न्यायपालिका। जब भी अगर संसद में कोई भी कार्य हमारे संविधान के बाहर हो रहा होगा, कि जो हमारे संविधान के दायरे में नहीं आता होगा, तो उस पर हमारी जो न्यायपालिका है वो एक्शन लेती है। उसको पूरा पावर दिया गया है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है ये बिल्कुल ही एक स्वतंत्र बॉडी है कि जो किसी पर भी उंगली उठा सकती है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये रहा हमारे देश का गवर्निंग सिस्टम। आपको बता दें, इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप में यह एक पूरा टॉपिक है। हमारे देश का जो संविधान है, इसने तीन बातों को, हमारे देश का जो संविधान है, हमारा देश कैसे चलेगा, इसको बांटा है तीन भाग में। उन तीन भागों में सबसे पहला जो भाग है वो है विधायिका, कार्यपालिका
कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, फिर आता है आपका न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बात करते हैं हम विधायिका की, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, फिर आता है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फिर आपका आता है जुडिशरी। ये हो गए हमारे संविधान के 3 अंग। अब आज हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो अपने आप में ये बहुत एक वृहद टॉपिक है, इसको हम चाहें तो इस पे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम इस पे विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें संविधान समझना है कि आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान की। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता क्यों है भैया, सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो इसके संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी या संविधान हमें क्यों चाहिए, यह बात जानने और समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा संविधान के इतिहास की तरफ, कि हमारा संविधान कब से बना, क्या है हमारा संविधान, हमने क्यों जरूरत पड़ी हमें संविधान की। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अपने। देखिए, भारत जो हमारा देश है, या क्या था, भारत जो हमारा देश है, इसमें सन 1600 में आ गई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, आ गई ना ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में जब भारत में आई तो लगभग तब तक हम ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में ट्रेड करती थी, ठीक है। फिर सन 1773 के आसपास, सन 1772 तक इसको बिहार बंगाल का इसको एक शासन दे दिया गया कि आप यहां पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अब इनके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं रह गया। और जैसे ही खत्म होता है ये कंट्रोल, अब आप जानते हैं किसी को भी जब जरूरत से ज्यादा आजादी मिल जाती है, जब किसी को भी जरूरत से ज्यादा आजादी मिल जाती है तो दिक्कत होती है। यही हुआ हमारे भारत देश में भी। जैसे ही हमने इनको पूरी आजादी दी, इन्होंने बना क्या दिया, एक समय बना दिया, एक शासन, एक नियम लाना शुरू कर दिया। वो शासन दिखावटी थे कि यहां के लिए बनते थे, पर वो शासन अंग्रेज का शासन, इंग्लैंड से आता था। जो क्राउन शासन चल रहा था, जो गद्दी का शासन था, वहां से भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए गद्दी से नियम बनाए जाते थे कि आप यहां ट्रेड करेंगे, ऐसे ट्रेड करेंगे। तो जो देखिए, कुछ दिन तक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, लेकिन डायरेक्ट शासन नहीं किया। उन्होंने शासन किया पर कंपनी के थ्रू किया। कंपनी को नियम बताते थे कि आप ऐसे ऐसे वहां व्यापार करेंगे, और उस व्यापार के चक्कर में ही वो लोग हमको लूट रहे थे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उन्होंने कंपनी को खत्म कर दिया, और डायरेक्ट जब हम बिल्कुल उनके अधीन हो गए तो उन्होंने हम पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। आई होप आप सबको यह बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो अब हम गद्दी का शासन और कंपनी का शासन, 2 भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 भाग, गद्दी का शासन और कंपनी का शासन। तो चूंकि कंपनी पहले आई थी तो हम शुरू करेंगे कंपनी के शासन से। आइए शुरू करते हैं हम कंपनी के शासन से। कंपनी का शासन, ठीक है। कंपनी का शासन जो भारत में आया वो आया सन 1773 में। सन 1773 में से हमारे देश को कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे भारत देश में 1773 में उनका पहला एक्ट आया। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सब जगह पर वो अपना नियम लागू किया उन्होंने। कंपनी का शासन सन 1773 से लेकर के 1858 तक चला। 1773 से याद रखिएगा कि भारत में कंपनी का शासन सन 1773 से लेकर के 1858 तक चला। इंपॉर्टेंट डेट है। जब 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबसे पहला जो एक्ट आया उसके थ्रू हमें उन्होंने दिया गवर्नर ऑफ बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है। कोई भी पेपर हो, इवन टेट और सुपर टेट में भी पूछा जाने वाला सवाल कि फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बनाया गया? तो इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये थे हमारे यहां आजाद भारत के आजाद भारत के नहीं, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को। इसके बाद आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि ये सब अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है, अगर पढ़ें तो काफी टाइम लगेगा, पर हमें आना है अपने मेन मुद्दे पे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। तो कंपनी का शासन था 1773 से 1858, जिसमें हमको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिले। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिले हमको किससे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिले। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है आपका द चार्टर एक्ट। देखिए चार्टर एक्ट जब से आया, काफी काम हुए चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चार्टर एक्ट आता है आपका सन 1813 से शुरुआत होती है द चार्टर एक्ट की। द चार्टर एक्ट 1813 को भी एक और नाम से जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी द चार्टर एक्ट को जानते हैं। चार्टर एक्ट आया 1813 में। कब आया? 1813 में आया आपका चार्टर एक्ट, जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1833, जिससे आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिले। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, जो कि आपको कंपनी रूल में जब आपका पहला एक्ट आया था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स जो है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। इनको चेंज करके चार्टर एक्ट जो 1833 था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। और यह उपाधि मिली विलियम बेंटिक को। किसको मिली? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक महोदय को विलियम बेंटिक महोदय को बनाया गया। ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये है आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए हमने सिर्फ इसमें मेन टॉपिक्स लिए हैं जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से आते हैं। फिर 1833 के जो चार्टर एक्ट है उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। अगला जो एक्ट है आपका वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में मौका। सॉरी माफ करिएगा, आपके जो स्क्रीन पे डिस्प्ले चल रहा है उसमें देखिए 1813 दो बार है, तो 1833 के बाद 1853 होगा। आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। 1853 याद रखिएगा। भारत के लिए सिविल सर्विसेज में मौका। अभी तक होता क्या था कि सिविल सर्विसेज एक बड़ी पोस्ट मानी जाती थी और इसी वजह से हम भारतीयों को सिविल सर्विसेज में मौका नहीं दिया जाता था। 1853 में जब चार्टर एक्ट आया तो हम भारतीयों को भी इसमें मौका दिया जाने लगा। 1853 से हम भारतीयों को भी इसमें मौका दिया जाने लगा। यह हो रहा आपका 1853 तक का चार्टर एक्ट। ठीक है, हम सिविल सर्विसेज तक पहुंच चुके थे। 1857 की क्रांति सबको याद होगी। 1857 में क्रांति हुई, सिपाही म्यूटिनी नाम का एक युद्ध हुआ।
एक सिपाहियों का एक विद्रोह हुआ। अंग्रेजी, हम कोई भारतीय नहीं, सिर्फ अंग्रेजी सिपाही थे जो कि भारत के रहने वाले थे। जब उनको चमड़ा खींचने के लिए कहा गया था, जिसमें गाय और सुअर दोनों का मांस मिला हुआ था, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी ने पहली गोली चलाई अंग्रेजों के विरुद्ध और सिपोई म्यूटिनी नाम का युद्ध हुआ 1857 में। पूरा जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ध्वंस हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ध्वंस होने के कारण आया यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त किया गया और अब यहां से आता है गद्दी का शासन या क्राउन रूल, मतलब डायरेक्ट आपका महारानी जो थी इंग्लैंड की, वहां से डायरेक्ट रूल किया जाने लगा। जो भी नियम कायदे कानून थे वो डायरेक्ट बनने लगे और हम यहां से, अभी तक तो सिर्फ व्यापार था, जब कोई देश किसी देश पे पूरी तरह से राज करने लगे तो यहां से हम हो गए उनके गुलाम। जो जैसा नियम चाहे वैसा नियम वो हमारे लिए अब बना सकते थे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 1858 से लेकर के 1947 तक कौन कौन से नियम हमारे लिए लाए गए। जो क्राउन रूल था आपका वो 1858 से लेकर के 1947 तक चला। 1858 से 1947 1858 से लेकर के 1947 तक आपका चलता है क्राउन रूल, मतलब अंग्रेजी शासन, गद्दी का रूल। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, जिसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था वो हटा के वाइस रॉय ऑफ इंडिया के नाम से पद बनाया गया। वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो हमारे देश के पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वाइस रॉय बनाया गया भारत देश का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से हमारे देश में एक वाइस रॉय बना के भेजा गया और उन वाइस रॉय का नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो कि हमारे देश के पहले वाइस रॉय थे। फिर आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 में दूसरा एक्ट आता है, दूसरा कानून आता है, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फिर आता है इसमें क्या क्या होता है। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसमें भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मौका मिला। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, ये तीन व्यक्ति थे जिसे अंग्रेजी लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया। किसे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीन लोगों को शामिल किया गया। भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, पर वो थी अंग्रेजों के अधीन। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, नाम तो भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पर वो थी एक तरह से अंग्रेजों के अधीन। तो ये रहा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जानने के बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में मौका मिला। उसके बाद हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 तक हमने वही शासन, वही व्यवस्था में रहे हम। उसके बाद आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में को एक और नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मॉर्ले थे ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड थे और जो मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे मिंटो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। याद रखिएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें
यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत की राजनीति यहीं से बहुत तेजी से, हमारे यहां आजादी के लिए जो विद्रोह था वो बहुत चरम पे पहुंच गया था, बहुत तेजी के साथ चल रहा था। और यहीं से मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म है, यहीं से शुरुआत होती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, बांटो और शासन करो, बांटो और शासन करो, काटो और शासन करो। मुस्लिमों हो क्या यहां पे कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, सिर्फ यह बता दिया कि यहां पर जो वोट करने का अधिकार है वो सिर्फ मुस्लिम्स को होता है, जो वोट करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को है, और मुस्लिम को वोट करने का अधिकार होगा। और साथ ही साथ एक सुविधा और बात कही कि वोट भी सिर्फ मुस्लिम डालेंगे। तो यहां से मुस्लिम को मिली थोड़ी तवज्जो कि उनको बढ़ाया गया यहां पे, और बढ़ाए जाने की वजह से आपको पता है कि हिंदू जो है वो दबे, और दबने की वजह से आपस में मनमुटाव हुआ, मतभेद शुरू हुआ, और यहीं से अंग्रेजों की पॉलिसी सक्सेसफुल हुई कि हम आपस में लड़ने लगे। हम यहीं से आपस में लड़ना शुरू कर दिए, वरना अभी तक हम आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़ रहे थे। तो दिक्कत, आपका जो सबसे बड़ा दिक्कत शुरू हुई वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही दिक्कतें शुरू हुई थी। याद रखिएगा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरुआत कब से हुई, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से इसकी शुरुआत होती है। इतना क्लियर है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला भारतीय मेंबर वाइसरॉय काउंसिल में बनाया गया। जो वाइसरॉय की काउंसिल थे, जो वाइसरॉय आपके जब से यहां कंपनी का शासन समाप्त हुआ और आपके पास मिल गया आपको गद्दी का शासन, तो वाइसरॉय आए, तो वाइसरॉय की एक काउंसिल थी, उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल भी किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। कौन थे वो व्यक्ति, वो थे सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार भारतीय जो मेंबर थे जो वाइसरॉय काउंसिल में शामिल किए गए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1909 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक्ट आया, थोड़ा विद्रोह हुआ, जिसके बाद एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भले ही रख दिया गया था, लेकिन यह भी आया था अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत से, गद्दी से आया था। इसको बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो मॉन्टेग थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो चेम्सफोर्ड थे या चेम्सफोर्ड, जो इंग्लिश में चेम्सफोर्ड लिखा जाता है लेकिन बोलते इसको चेम्सफोर्ड है, जो चेम्सफोर्ड थे ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उस टाइम पे। इसी समय में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसी में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, डायरकी सिस्टम। अब यहां जानते हैं हम कि क्या होता है डायरकी सिस्टम। थोड़ा थोड़ा जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हम लेते चल रहे हैं। डायरकी सिस्टम क्या होता था, डायरकी सिस्टम मींस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दो तरह की सरकारें। डायरकी सिस्टम में क्या था, दो तरह की सरकारें बनती थी। दो तरह की सरकारों से हमारा मतलब क्या है कि एक तो अंग्रेजी शासन था ही, एक हमने जो मतलब गद्दी का शासन था वो था ही, एक हमने लोकल स्तर पर चुनाव कराकर एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की कि दिखाने के लिए था कुछ नहीं, चलता सब अंग्रेजों का ही था, चलता जो गद्दी कहती होगा वही, पर हमने अपने यहां के लोगों को शांत करने के लिए कि भारतीय शांत हो जाएं और इनका जो आंदोलन है ये शांत हो जाए, इनको दिखाने के लिए हमने डायरकी सिस्टम लागू करवाया। और डायरकी सिस्टम में क्या हुआ कि हमने डायरकी सिस्टम के थ्रू डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अंग्रेजी शासन एक लोकल गवर्नमेंट भी अब बनती थी। और पहली बार भारत में इलेक्शंस कराए गए, पहली बार इलेक्शंस कराए गए। आई होप इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या कहता है कि यहां से समाप्त हो जाती है आपकी डायरकी, जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ था ये यहां पर फिर से खत्म कर दिया गया।
फेडरल कोर्ट जो कि आज दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई 1937 में। फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानी जाती है, जो आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1937 में की थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू स्थापना की गई किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सिक्कों के लिए या रुपयों के जो मुद्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो डायरकी आपको मैंने बताया था, डायरकी को बोलते हैं द्वैध शासन, दुवैध यानी कि डबल शासन। इसके बाद होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, उसके बाद आता है आपका सीधे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मतलब कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, जो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक लास्ट अधिनियम था, जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत में एक लास्ट अधिनियम था। यहां से हमारा भारत जो है, यहां से हमारा भारत पूरी तरह से आजादी के रास्ते पर था, हम आजाद होने वाले थे। इस आखिरी एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये आखिरी एक्ट, इसको हम बहुत आराम से लेंगे। देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 था, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947, इसमें कहा क्या गया कि 20 फरवरी 1947, 20 याद रखिएगा डेट, 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर क्लाइमेंट एटली, नाम याद रखिएगा, सर क्लाइमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून तक भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हो जाएगा। 20 फरवरी को घोषणा की कि 30 जून तक भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की जो शुरुआत की थी मॉडले मिंटो रिफॉर्म में, उसका असर अब यहां आके देखने को मिला। भारत में हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल नहीं बनने लगी, और जो मुस्लिम लीग संस्था थी, मुस्लिम लीग जो संस्था थी उसने अपने आप को अलग करके एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाने के लिए, एक अलग स्टेट बनाने की मांग कर दी कि हमको अलग कर दीजिए, हमको एक अलग राष्ट्र बना दीजिए। मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग की कि हमें भारत से अलग कर दिया जाए। तो माउंटबेटन सर को फिर इसका अध्यक्ष बनाया गया कि आप दोनों के बीच में मध्यस्थता कराइए, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके आधार पर एक प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे होगा और आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। 3 जून प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। 3 जून प्लान, 3 प्लान नहीं था, 3 तारीख थी, 3 जून प्लान, 3rd of जून प्लान के नाम से इसको जानते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं, 3 जून का प्लान कहते हैं। उसने एक रूपरेखा बनाई गई, और उसी आधार पर कांग्रेस जो भारत में जो शासन कर रही थी कांग्रेस, और जो पाकिस्तान की मांग थी वो थी मुस्लिम लीग के द्वारा, तो दोनों ने लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को स्वीकार किया, और अंततः भारत और पाकिस्तान 2 अलग राज्य बनकर तैयार हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट राज्यों के रूप में अपना अस्तित्व लेकर आ गए। दोनों राज्यों को कहा गया कि आप अपना अपना इंडिपेंडेंट संविधान बना सकते हैं, आप अपना अपना इंडिपेंडेंट संविधान बना सकते हैं। जब दोनों को अपना अपना संविधान बनाने के लिए कहा गया, तो ऐसे भी कुछ राज्य थे जो अंग्रेजी शासन था, तो उसमें भी कुछ ऐसे राज्य थे जो थे तो अंग्रेजों के अधिनियम, पर वो राजा के द्वारा रूल किए जाते थे, चलता था शासन अंग्रेजों का ही। पर होता क्या था कि वहां पे एक नवाब या फिर राजा लोग बैठते थे जो कार्यभार वहां का संभालते थे, वो थे अंग्रेजों के ही अधीन। उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। तो भारत और पाकिस्तान तो अलग हो गए,
बच गए थे ये प्रिंसली स्टेट्स, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सारी जगहें बच गई थी। ऐसे ही कुछ और प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इनको इंडिपेंडेंट कहा गया कि आप चाहें तो मिल सकते हैं। तो कुछ तो इनमें से मिल गए और कुछ नहीं मिले, तो धीरे धीरे जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्लान के थ्रू उन्होंने इनको भारत में मिला लिया। और एक आध जगह जो थी जो नहीं मिले, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि बाद में पाकिस्तान के आक्रमण की वजह से आके भारत में मिला, तो ऐसे ऐसे कई प्रिंसली स्टेट्स थे। इनको कहा गया कि आप चाहें तो भारत में मिल सकते हैं या फिर अपने आप को स्वतंत्र रखकर शासन चला सकते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट था वो था भारत संविधान। तो इतने एक्ट्स जो हमने आज जाने हैं, इन एक्ट्स के आने के बाद हमारे भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्षता थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और ड्राफ्टिंग कमेटी की क्या क्या होना है इसमें संविधान में, इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर BR अंबेडकर और उनकी निगरानी में बनना शुरू हुआ हमारा भारतीय संविधान। तो ये रही पूरी कहानी आपकी कि कैसे हमारा भारतीय संविधान, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से हमने संविधान बनाना शुरू किया। अब जानेंगे आगे हम अपनी अगली क्लास में कि भारतीय संविधान कहां से आया, कैसे इसमें कहां कहां से स्रोत है इसका। ये सारी चीजें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो से जितने भी पुराने एक्ट हैं उनमें जो जो मेन पॉइंट्स थी वो मैंने बताई हैं, आप उनको देखिए और याद करने की कोशिश भी करिएगा, क्योंकि उनमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सब लोग सेफ रहिए और मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।